बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वालों को इमाम आली मकाम जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। शबाबुल जन्ना का आज यौम विलादत है। तमाम देखने वालों को ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलात इस दिन के सदके हल हो जाएँ। बात करें अगर सियासत की, तो ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तारीख साज दौर से गुजर रहा है। मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ। एक और तारीख साज हुकूमत बनने जा रही है, एक मखलूत हुकूमत, एक और कोलिशन गवर्नमेंट। हम ये सुन रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे, अगले सदर ममलिकत होंगे पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ साहब का ऐलान कर दिया गया कि वह वज़ीर आज़म होंगे। मरियम नवाज़ साहिबा की तस्दीक आ गई कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। अब आज हम देख रहे हैं कि PTI की कुछ हलकों की जानिब से खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि अब वो उम्मीदवार नहीं होंगे सदर ममलिकत के। हम ये सब जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की देरी ना ख्वाहिश थी कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इसी तरह हम जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की भी ये देरी ना ख्वाहिश थी कि वो दूसरी बार सदर ममलिकत बने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दे दी अपने भाई के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान की। इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि खबरें जो आ रही हैं वो भी इससे ही एक जुड़ी हुई कड़ी है कि आसिफ अली जरदारी साहब अब शायद सदर मुमलिकत के ओहदे पे ना जाएं। इससे पहले जो कयास आराइयाँ की जा रही थी वो ये की जा रही थी कि वो अपनी बहन फरियाल टालपुर साहिबा को ये ओहदा दे सकते हैं। ऐसी बातें भी, ऐसी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ी डिफरेंट एक गवर्नमेंट बनने जा रही है। इस गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए आते ही होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए सेनेट इलेक्शंस, छोड़ दीजिए सदर का चुनाव, छोड़ दीजिए और सारी चीज़ें, जो IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं। क्योंकि आज की खबर यह है कि हमने IMF से कह दिया था कि हम गैस की कीमतें 15 फरवरी तक बढ़ा देंगे। तो आज भी इजलास हुआ है और तवक्को ये की जा रही है कि कल तक गैस महंगी हो जाएगी। अगला जो IMF का प्रोग्राम है, कर्ज है, वो है तकरीबन $6 अरब का, जो कि 3 सालों के लिए लिया जाएगा, जिसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अभी तक तो इस कर्ज में गई नहीं है। पुराने कर्ज के झटके महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। महंगाई बढ़ रही है यकीनन, पेट्रोल, गैस, बिजली, रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ ही दीजिए, 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो मुआशी हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और अगर IMF राज़ी ना हुआ तो जितने भी आपके दोस्त ममालिक, जिन्हें हम डोनर कंट्रीज़ कहते हैं, वो भी आपको पैसे नहीं देंगे। रोल ओवर होना भी मुश्किल हो जाएगा जो पहले से रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि IMF को राज़ी करें। IMF कहता है कि पावर सेक्टर से ही करो। IMF कहता है कि जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 208 सरकारी इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80 अरब का खसारा, जितने भी इदारे हैं, PIA हो, स्टील मिल हो, सब अरबों के खसारे में है। हुकूमत को तकरीबन 500 से 800 अरब का टीका हर साल लगता है इन इदारों की वजह से, लेकिन हुकूमत चला रही है इन इदारों को। IMF कहता है इन इदारों को बंद करो। तो यकीनन आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए मुआशी तौर पे IMF को राजी करना, और वो तमाम इस्लाहात लेकर आना, उस चोरी को, उस काम चोरी का खात्मा करना जिसकी तरफ IMF इशारा कर रहा है। क्योंकि यकीनन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुआशी हालात बेहतर किए जाएँ। इसी वजह से देखा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि मैं अपोजिशन में बैठना चाहूँगा। हमने ये भी देख लिया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कह दिया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, साथ देंगे, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे ज़रूर, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। इसीलिए बहुत सारे इस वक्त हुक्मरान सोच रहे हैं क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए, अपोजिशन बेहतर है आने वाले 2 सालों के लिए, या फिर वजारतें। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि एहतजाज का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि वो एहतजाज करेंगे KPK के रिजल्ट्स के ऊपर। बलोचिस्तान में हम जानते हैं बहुत सारी जमातें हैं। ओवरऑल बात की जाए तो BNP मेंगल, PTI, GDA, JUIFA, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, TLP, ANP, ये पाकिस्तान की वो जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज करने जा रही हैं। यानी आने वाला मौसम जो है एहतजाज का होगा। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 8 दिन में जितने भी कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनका फैसला सुनाए ताकि मसाइल का हल निकले। और यकीनन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना वक्त देता है ये फैसले सुनाने में, जिसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे। क्योंकि अब जुमे को भी हम जानते हैं कि GDA, जमात इस्लामी की कॉल पर सिंध में एहतजाज किया जाएगा। तो ओवरऑल मुल्क में आने वाले चंद दिनों के बाद एहतजाज का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में
गवर्नमेंट भी बन रही है। तो यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत सारी चीज़ों पर उसका दारो मदार है। तफसीलन आज के प्रोग्राम सियासी शतरंज में हम गुफ्तगू करेंगे। PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। अहमद उवैस एडवोकेट हमें PTI के ज्वाइन कर रहे हैं, बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पीपल्स पार्टी, फयाज हसन चौहान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और भी कुछ खास मेहमान। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। यकीनन आज मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सियासत के मैदान में, सियासी शतरंज में हलचल मचा रही है, और एक जो बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो PTI से कनेक्टेड है। इसीलिए पहला सवाल मैं अहमद उवैस साहब आपसे करना चाहूँगा। आज जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, जो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो अहमद उवैस साहब, ये तो बड़ी एक अच्छी खुशाइंद खबर होनी चाहिए PTI के लिए। आप अग्री करेंगे सर? जी हम जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, और जहाँ तक मैं खुद अपने ज़ाती तौर पे बहुत दफ़ा डिस्कशन में हिस्सा लिया और मैंने ये बात की, और अब मैं इनकी बात को आगे बढ़ा के इस अंदाज में कहूँगा कि नेशनल इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए हैं, इस इलेक्शन के नताइज और पाकिस्तान के अवाम की पार्टिसिपेशन और एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जिसको तमाम पाबंदियां जिस पे लगाई गई हैं, नाजायज़, गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से उसको पाबंद सलासल किया गया है, झूठे केस, गलत फैसले और फैसलों की अपीलों की समाअत नहीं की गई इलेक्शन तक, ताकि वो उनकी सज़ा मुअत्तल ना हो जाए। तो ये इसके बावजूद कौम का ऐसे वालहाना अंदाज में पार्टिसिपेट करना, वोट देना, और ढूंढ के जहाँ पे एक बहुत बड़ी परसेंटेज लिटरेसी रेट से कम लोगों की है। मैं एग्री करता हूं सर कि आपको वोट परफॉर्मेंस पे नहीं, सिंपैथी पे ज्यादा मिला सर। एक सेंटेंस कहूंगा। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम ने 9 मई के वाकया को ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान समझा है, समझते हैं और समझते रहेंगे। अग्रीड। लेकिन मैं सर एक बात कर दूं आपसे कि अगर ये सजाएं 8-10 दिन के बाद होती ना तो इतना वोट नहीं पड़ता सर। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की PTI को, उतना फायदा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सर। जी हाँ। अब यकीनन अब मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आता हूं सर। जो हुकूमत बनने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन में बैठ रहे हैं, इतने सारे इंडिपेंडेंट्स, पहले PTI थे, अब MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी अपोजिशन में बैठेगी। तो बड़ी कमाल की अपोजिशन होगी सर, ताकतवर अपोजिशन होगी। मुश्किलात होंगी ट्रेजरी बेंचेस के लिए सवालात और कानून पास करवाने में। यकीनन जरदारी साहब भी अब काबीना में तो नहीं जा रहे, लेकिन बैठेंगे वो ट्रेजरी बेंचेस पे ही। तो सर क्या आप समझते हैं, और स्पेशली अब बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो खबरें चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अब उम्मीदवार नहीं रहे सदारत के लिए, अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन सर आपके पास ऑफ द रिकॉर्ड कोई इंफॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन सिर्फ स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, हुकूमत की सपोर्ट अगर हम कर भी रहे हैं बायत से और बगैर हुकूमत को ज्वाइन किए, तो हुकूमत के अंदर भी एक तगड़ी अपोजिशन होगी। देखिए, ये जो पार्लिमानी निज़ाम होता है, इसमें ज़िद नहीं है, जमहूरियत के अंदर ज़िद नहीं होती। आपको अपने इश्यूज़ को रेज़ करना होता है, लेकिन अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको बैठना भी पड़ता है और गुफ्तगू शनीद भी होती है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पिरिट है। हम समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, ना किसी की जीत है, ना किसी की हार है। पहली दफ़ा है कि ना किसी ने मिठाई तक़सीम की है और ना कोई रो रहा है। हर बंदा अपने फतह के नकारे बजा रहा है, लेकिन जश्न की सूरत नहीं उसे दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि किसी को भी अवाम ने फतेह याद नहीं किया। आप ये कह सकते हैं अवाम ऐसे निकली, अवाम वैसे निकली, लेकिन ये सबको पता है कि किसी को भी अवाम ने हक़ हाकमियत मुंतकिल नहीं किया और किसी को भी इक़्तिदार उसने नहीं सौंपा है। अब ये अवाम ने एक इम्तिहान में डाला है, आज़माइश में डाला है सियासी क़यादत को, कि क्या सियासी क़यादत नामुमकिनात को मुमकिन बना सकती है, क्योंकि यही सियासत का गुर है। और अगर कोई ये नहीं बना सकता, तो फिर मेरे ख़्याल से उसे सियासत छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इन हालात के अंदर, आज की नहीं, हम एक अरसे से ये बात कर रहे थे। हमने 2018 की असेंबली में भी ये बात की थी कि मुल्क को कौमी हुकूमत
और कौमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। इसी के तहत हमने उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। आइए इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ मराहिल पे एक-दूसरे की सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो वतीरा रहा वो सबके सामने है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की दावेदार नहीं है। 2 जमातें अगर हमसे पहले हैं, तो जो हुकूमत बनाना चाहता है, सब बिस्मिल्लाह हमारे साथ बात करे। हमारे इश्यूज़ हैं, हमें कोई वज़ारत नहीं चाहिए। हमने जो अवामी मुआशी माहदा दिया है चेयरमैन साहब ने, और हमारा वैसे जो वैसे मंशूर है और बैरिस्टर उनका साहब, जो मंशूर है। बैरिस्टर साहब आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं। सर इस दफा कोalition गवर्नमेंट बहुत स्पीड में नहीं बन गई, बहुत जल्दी जल्दी? कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया। नहीं, ये नहीं है, जल्दी नहीं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन तो रहा है, और वो पीटीआई के इस रवैये की वजह से रहा है कि बादल नखास्ता हमें बैठना पड़ता है। ओके, मतलब क्या करे एक शख्स जो किसी को, देखिए ना, यानी सियासत आप के क्रेडिट अंदर ये पीटीआई तो को दे रहे हैं सर? ये जो स्पीड में कोalition गवर्नमेंट बनी है इसका क्रेडिट भी पीटीआई को जाता है यानी? नहीं, स्पीड की बात नहीं। गवर्नमेंट कोalition तो बन चुकी है ना, इससे पहले भी पीडीएम की और पीटीआई के बाद बनी है ना। स्पीड से वो भी बन गई थी, तो अब तो दोबारा बैठना कोई मुश्किल नहीं था। क्योंकि जिस तरह 16 कल महीने सर वो बैठे चौधरी हैं, शुजा साहब लेकिन के घर हमारी पे सब जमा हुए ना सर, तो वो एकदम से लोग सरप्राइज हो गए, काफी सारे लोग। क्या उससे पहले जमा नहीं, उससे पहले जमा नहीं हुए। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं वैसी था कोई सर, सरप्राइज पहले से होना मालूम चाहिए। होता है कि जमा हो रहे हैं, नहीं, लेकिन कहते हैं मोहसिन नहीं, नकवी, जतोई खबरें शाया साहब हुई हुई अगर हैं सर ये तो, कि मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हुए, उन्होंने नहीं, पहले नहीं, राब्ता किया, होती रहे जरदारी ना। साहब को बुलाया, फिर दूसरों को बुलाया। जतोई साहब, अगर अब किसी ने वैसे ही हैरान और परेशान होना है तो उसकी मर्जी है। ये तो सारे तज्जिया निगार और सियासी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सियासी जहन रखते हैं, उन सबको पता था कि ये होने जा रहा है। क्या आपको नहीं पता था? क्या हमें नहीं पता था? हम इलेक्शन राइट, में ये चाह रहे थे कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के हम आए राइट और सर, हमें अक्सरियत मिले, हम हुकूमत बनाए। राइट अगर सर। ना बनती तो बैठना था। आज भी पीपल्स पार्टी, आखिरी फिक्रा, आज भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क को एक कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों और उसमें पीटीआई भी मौजूद हो। लेकिन राइट अगर सर, पीटीआई इधर के किसी सियासतदान से हाथ ही नहीं मिलाना चाहती, तो फिर अल्लाह उसे खुश रखे, हम क्या कह सकते हैं। ठीक सर, ठीक। मैं वेलकम करूंगा डिस्कशन में। पैनल में हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है रफीक रजवाना साहब। थैंक यू सो वेरी मच रफीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब कीश्वर ज़हरा साहब काफ़ी वक्त से इंतजार कर रही हैं। रफीक साहब विद योर परमिशन मैं पहले कीश्वर साहबा की तरफ जा रहा हूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। कीश्वर साहबा, खबरें ये चल रही हैं एमक्यूएम को 6 वजारतें मिलने वाली हैं, मुबारक हो आपको। क्या आप भी वजीर बनेंगी? अभी इरादा तो नहीं है, पार्टी फैसला कर दी। लेकिन कारकुन नहीं करता हमारा। छह की कंफर्मेशन आप मुझे दे रही है कि हाँ 6 वजीर तो होंगे एमक्यूएम के? नहीं, देखिए आपने अभी बताया, क्योंकि खबरें तेजी से आगे भी बढ़ रही हैं और पीछे भी हट रही हैं। मेरे ख्याल में कोई अभी फाइनल फैसला आया नहीं है। फाइनल उस वक्त आएगा जबकि एक सरकारी ऐलानात होंगे। यकीनन मेरी पार्टी ने प्रपोजल्स दिए होंगे, अपनी दरखास्त की होगी, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया होगा, लेकिन अभी हम कारकुनों तक ये बात पहुंची नहीं है। बट कीश्वर साहब, आप डोंट यू मैं थिंक आप लोगों एज ए का पॉलिटिशियन, मैडम एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सियासतदान, सीनियर सियासतदान है आप भी। अब देखिए मौलाना फजलुर रहमान भी ऑपोजिशन में जा रहे हैं, पीटीआई भी ऑपोजिशन में चली गई, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम बैठ रहे हैं ट्रेजरी बेंचेस में, वजारतें नहीं लेंगे ताकि हमारी जिम्मेदारी ना हो। आप वजारतें लेने जा रही हैं, आपको मालूम है मुआशी हालात क्या आने वाले हैं। रात को पेट्रोल बढ़ रहा है, कल गैस बढ़ रही है, IMF का नया कर्जा सर पे खड़ा है, वो फिर से कहा जाएगा रियासत की खातिर सियासत कुर्बान कर दी। आप तैयार हैं सियासत कुर्बान करने के लिए अपनी? देखिए, मैं एक नुक्ते की तरफ आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगी कि सब लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हैं। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा, तारीख ने अपने आप को दोहराया है। अगर आप याद करें 1986 को, आपको 1986 का बल्दिया का इलेक्शन याद होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस वक्त महज कौमी मूवमेंट थी, वो बहुत मसाइल का शिकार थी और उसके बेशतर नौजवान जेलों में थे, क़यादत पाकिस्तान से बाहर थी, अब पूरे कोई पूछने पाकिस्तान के वाला यही नहीं था। हालात है, अब पूरे लेकिन वो पाकिस्तान के मसाइल मैडम यही हालात है, पूरा पाकिस्तान परेशान है आज। पूरा है।
तो वो देखिए जो उस वक्त हुआ था, देखिए मैं उस वक्त खुद बाहर थी, ज्यादातर लोग असीर थे, तो उस वक्त का इलेक्शन जो था उसने तारीख पलट के रख दी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने स्टूडेंट लाइफ में या जो कुछ देखा था, तब बीडी के इलेक्शन होते थे या कोई गाड़ियां जाती थी, भर भर के लोगों को भी लाती थी और शनाख्ती कार्ड भी लाती थी, और वही फैसला किया करते थे। ये 86 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था कि अवाम का शऊर जागा था और वो निकल के आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास तो रक्षा के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हर हमारे उसके ऊपर हर स्टेशन पे हमारे बेपनाह रश था, लोग खुद आए थे। अच्छा, वही तारीख अब दोहरा रही है। उस वक्त हम परेशान थे, अवाम परेशान थे, और वो फैसला अवाम ने दिया था। इस वक्त भी वही सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात इसलिए नहीं है कि हमने उस वक्त सब कुछ कहा था और सहते रहे भी थे। अब इस वक्त जो है, इसमें जिन्होंने ये फैसला किया वो भी परेशान है, और जो इस फैसले में शरीक से वो भी परेशान है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी हमारा वतन है, उसका इस्तेकाम है। उसको देखते हुए हमें इतनी जल्दी जल्दी हुल्लड़बाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, संजीदगी के साथ तमाम फैसले करना चाहिए कि सबसे पहली चीज पाकिस्तान की सलामती है। आज आप हमारा सब्र देखिए कि हम उस वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं, हम भारी अक्सरियत में जीते, लेकिन उस तरह से हमें कबूल नहीं किया गया था, लेकिन हम चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। आज भी देखिए हम खड़े हुए हैं, आज भी हम उन पार्टियों के साथ बैठे हैं जिन्होंने हमें, वो कहते हैं ना, दिल्ली दिखा दी। वो वाला मसला था कि हमारे हुकूक को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम तो हिजरत करके जरूर आए राइट थे, मैडम। लेकिन हमें पता, सुनिए, हमें पता था कि इस खित्ते में सिंध के लोग, सिंध में पख्तून रहते हैं, किस में ईश्वर कहाँ रहते हैं, साहबा, सबको ईश्वर कबूल साहबा, करके ईश्वर इस साहबा, सरजमीन पे कदम रखा था। आपने आपने लेकिन कहा हमारी आपने कहा हमारा सब्र देखें। हम कबूल किए, राइट तो मैडम। पहले किसी एक का बयान आया। राइट मैडम। मैडम इफ़ यू अलाउ मी प्लीज़, फरमाइए। आपने कहा कि हमारा सब्र देखिए। मैं अपने आप को पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का नुमाइंदा समझता हूँ, और मैं उनकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। ऐसे में मैं उनका जब सब्र देखता हूँ ना मैडम, रोना आ जाता है। यकीनन हमने कायद आज़म से शुरू किया, फिर लियाकत अली ख़ान, फिर फातिमा जिन्ना, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो, कितने सियासतदान आए गए, कैसे गए, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। हम फिर भी सोचते हैं कि अभी सब्र करो। यकीनन इस कौम का बड़ा सब्र है, इस कौम को सलाम है, इतना सब्र कर रही है। अल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल बेहतर करे। इफ़ यू वुड अलाउ मी, रफ़ीक रजवाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि वो अपोजिशन में आके उन्हें ज्वाइन करें। नवाज शरीफ को नहीं दी, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, विल गेट बैक टू रफ़ीक रजवाना साहब। मैं पीटीआई की तरफ आ जाता हूँ सर। अहमद साहब, इस वक्त पीटीआई का अहम इजलास भी हुआ है, मुलाकातें भी हो रही हैं, फैसले भी किए जा रहे हैं, और एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है कि अब पीटीआई के पास बहुत अच्छा मौका है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट बनाएंगे केपीके में जंग चल रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, और वहां पर जो मैनेजमेंट होगी, जो सीएम होगा, वो पीटीआई का होगा, वो करीब से काम कर रहा होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या आपको लगता है सर कि आपको अपने ताल्लुकात अब बेहतर करने चाहिए इमरान खान को बाहर निकालने के लिए? देखिए, बात यह है कि ताल्लुकात जो है, इसमें कहीं पर भी आज तक ये कभी पीटीआई का फैसला नहीं ना रहा है, ना कभी ऐसा फैसला हुआ, ना आइंदा भी होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात जो हैं वो बेहतर ना करें या उनके साथ एक मुकाबले पे खड़े हो जाएं। देखिए, हुकूमत चलाना जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये हुकूमत का हिस्सा है। असल में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हुकूमत है मुल्क में, तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत बनती है, ये सब अदारे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, ये तमाम के तमाम उसके अंडर हैं और उसकी मुआवनत के लिए हैं। ये हुकूमत का काम है कि वक्त के ऊपर किसको कैसे इस्तेमाल करना है और किसको कैसे नहीं इस्तेमाल करना है। किसी को ये इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो हुकूमत को समझाने के लिए बैठ जाए। अगर आपने सही निज़ाम सही तरीके से चलाना है, राइट अहमद साहब, के निज़ाम पे ले जाना है, आइन को छोड़ देना है, और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को आपने रूल ऑफ अथॉरिटी से, डेस्पोटिज्म से बदल देना है, फिर आप जो मर्जी करेंगे, फिर तो जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा। हमारे साथ आ गए रफीक रजवाना साहब, आ गए वापस। रफीक साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू सर। आज फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि वो ऑपोजिशन में आके बैठें, नवाज शरीफ को दावत नहीं दी, इसकी क्या वजह आप समझते हैं रफीक रजवाना साहब? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब तो
तो पार्टी के रहबर भी हैं और पार्टी के सरपरस्त भी हैं, बलियाज ओहदा मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के Sorry. सदर भी हैं, और वो बतौर पार्टी सदर के मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर वो फजलुर रहमान साहब से मिलने गए। तो जो बंदा घर चल के गया हुआ है, उनके साथ उन्होंने काम किया है बतौर वजीर आजम, तो उनको दावत दे दी, तो यूं ही समझे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को दावत दी। मगर अब देख रहे हैं दावत उन्होंने दी है अपोजिशन की। जब दो जमातें बड़ी मिल के मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब की मतलब आशीर्वाद से उनको वजीर आजम के नाम उम्मीदवार नामजद कर दिया है, तो आगे मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए मेरी नज़र में बतौर एक प्योर पाकिस्तानी पेट्रियट पाकिस्तानी की हैसियत से सबको मिलकर चलना चाहिए। ठीक। अब सूरत हाल ये हो रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि कुछ जमातें ये महसूस कर रही है जी अगर हम इस हुकूमत का हिस्सा बने तो कल को ये जो भी खुदा न खास्ता मसला हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान के बाकी मसाइल का, तो हमें उसको उठाना पड़ेगा। रियासत तो की खातिर सियासत दोबारा कुर्बान करेंगे सर? नहीं 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 नहीं, मेरी जरा बात पूरी सुन ले। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त पाकिस्तान इन हालात का मतकाजी नहीं हो सकता, और सबको मिलकर ये काम करना चाहिए और पाकिस्तान को इस गंभीर सूरत हाल से निकालना चाहिए। अगर इस वक्त भी कोई अपनी स्किन सेव करना चाहता है तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं होगा। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और मिलजुल के काम करेंगे। हर कोई ऑपोजिशन में सर इसीलिए बैठना चाह रहा है कि लग यही रहा है उनको कि आने वाला वक्त ट्रेजरी बेंचेस के लिए बहुत बुरा होगा। आप नहीं समझते सर? देखिए बात ये फिर तो खुदगर्जी हो गई ना भाई, फिर तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी तो ना हुई भाई। मिलकर पाकिस्तान को निकालो ताकि नाकामियां भी सारे शेयर करें, कामयाबियां भी सारे शेयर करें। इसीलिए तो सबको कहा जा रहा है कि आइए हुकूमत सर में शामिल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई शेयर नहीं करना चाह रहा ना, वो चाह रहे हैं कि अगर आप फेल हुए तो फिर आपका फेलियर होगा, हमारा नहीं होगा। वो तो हाथ पीछे निकाल रहे हैं। मेरी बात सुने, फिर तो ये एक अपनी मतलब सेल्फ ओरिएंटेशन हो गई। खुदगर्जी का लफ्ज बहुत भारी है, मैं नहीं कहना चाहता। तो फिर पाकिस्तान की गर्ज को तो नहीं देख रहे ना, अपनी पॉलिटिकल स्किन सेव करना चाहते हैं कि हम बच जाएं इस चीज से कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ना आए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। प्लीज, ये पाकिस्तान की सिचुएशन अब डिफरेंट है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। जैसे आपने बड़े कहते हैं ना सर, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। आपने ना खुदगर्जी कहा ना आपने मतलबी कहा, लेकिन आपने सब कह दिया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। और सियासत को मईशत ने परेशान कर रखा है, इसीलिए आज रात पेट्रोल बढ़ने की खबरें आ चुकी हैं पहले से। गैस की कीमतें भी कल तक बढ़ जाएंगी, महंगाई आएगी, फिर बिजली भी महंगी होगी और फिर हर चीज़ एक एक करके महंगी होती जाएगी। और IMF भी इंतजार कर रहा है कि नई हुकूमत आए तो फिर एक 6 अरब का नया कर्जा दिया जाए। पुराने कर्जे के तहत तो अभी कीमतें बढ़ रही हैं, नया कर्जा जब लिया जाएगा तो फिर मजीद कीमतें बढ़ेंगी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि पाकिस्तान के वो इदारे जो खसारे में चल रहे हैं, 208 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनका हल निकालना होगा, पावर सेक्टर का हल निकालना होगा। बहुत सारे पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, मॉनिटरी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इंप्रूव करनी होगी। लेकिन कैसा होगा मुआशी मुस्तकबिल पाकिस्तान का, अपने पैनल से पूछ लेते हैं। आई विल स्टार्ट विद बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी यकीनन बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है इस मखलूत हुकूमत को बनाने के लिए, इस कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने वजारतें नहीं ली हैं, वाज़ेह हो जाता है कि उनको भी नज़र आ रहा है आने वाला वक्त मुश्किल होगा। जो भी हुकूमत करेगा 2 साल तकरीबन पाकिस्तान की मईशत को पैरों पे खड़ा होने में लगेंगे, उसके बाद बेहतरी आएगी। आप समझते हैं सर पाकिस्तान का मुस्तकबिल 2 साल में सही हो जाएगा? बैरिस्टर आमिर हसन साहब, और ये IMF का नया कर्जों का नया रिकॉर्ड। बैरिस्टर साहब, इसमें तला साहब मुद्दत से ज्यादा रवैये मैटर करेंगे। अगर तो तमाम सियासी जमातें महज अपने आप को मशहूर करने के लिए या अपनी मकबूलियत और नाम नहाद मकबूलियत का बयानिया बनाने के लिए करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सियासतदान का ये काम नहीं होता। रहनुमा में फ़र्क होता है, एक सेलिब्रिटी वाली बात उसके अंदर नहीं होती कि मेरा फ़ैन क्लब है और मुझे गैलरी को खुश रखना है और फ़ैन क्लब को अपने साथ चलाना है। लीडर तो होता वो है जो अपनी सियासी काडर की और अपनी कौम की तरबियत करता है, मुश्किल फैसलों के लिए उसे तैयार करता है, उसे समझाता है। ये नहीं होता कि एक बयानिया बना के और वो झूठा हो सच्चा हो उसे सच साबित करने के लिए रियासत और रियासत के मफादात को दाव पे लगा देता है।
तो मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात हैं, ये सारे जानते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती कि हालात मुश्किल नहीं है। तो हमने तो ये 5 साल पहले, 6 साल पहले भी इन मुश्किल हालात के ज़ेरे असर ये बात की थी कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। आप बार-बार ये फरमा रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत, बताइए हल क्या है? अगर ये मखलूत हुकूमत ना बनाई जाए, हम तो आज भी कहते हैं कौमी हुकूमत, जिसमें सभाएँ और जो जिस फील्ड में बेहतर है, वो आके मुल्क की खिदमत करे। इस वक़्त अपनी ज़ातों को पीछे रख दिया जाए। अगर सदर पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ना देखे, अगर कोई सदर पाकिस्तान ऐसा है, जो फ़ादर फ़िगर हो सकता है, तो उसे बनाएँ। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म है, जिसके पास मसाइल का हल है, उसके पास टीम है, तो उसे बनाएँ। आइए मिलके ये बात कर लेते हैं, डायलॉग करते हैं। पीपल्स पार्टी ने इसलिए वज़ारतें नहीं माँग रही, इसलिए नहीं हम माँग रहे कि ये मशहूर होने का या गैर मकबूल होने का मामला है। ये हम इसलिए नहीं ले रहे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, तो ज़िम्मेदारी ले। अगर हम आएँगे तो फिर वो कहेंगे यानी जैसे आप 16 महीने यानी में जो कहा लोग समझ कि रहे भई हैं, लोग समझ रहे हैं बैरिस्टर साहब कि आप इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन की हुकूमत फेल होने वाली है और इसीलिए हम बच जाएंगे फेलियर के ठप्पे से। नहीं तला भाई, ये तो बड़ी ही घटिया सोच होगी किसी भी ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की, ये सोचना कि मुल्क नाकाम हो जाए और अगर मुल्क ना कामयाब हो तो मकबूलियत बाहर में जाएगी। इस मकबूलियत का क्या करना है जिसे लेके लोग बैठे हुए हैं और जिसे बनाने के लिए रियासत को वैसे दांव मैंने पे मैंने लगा रहे हैं, बैरिस्टर साहब रियासती मुल्क इदारों नाकाम को नहीं कहा, मैंने कहा बदनाम कर रहे हैं। हुकूमत नाकाम। नहीं, हुकूमत का नाकाम होना हम रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। राइट आप सर। जिस सतह पे बैठे हैं तल्ला साहब, इस वक़्त हम रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी हुकूमत के नाकाम होने का। ही ठीक तो सर। बार-बार मैं कह रहा हूँ, फिर हम नाकाम रियासत की तरफ जाएँगे, ये सब जानते हैं। ठीक मैं सर। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस वक़्त कोई अपनी मकबूलियत के लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े, अगर उसके पास है, हमें या दे दी जाती, हम उसे ठीक करते, अगर नहीं, तो फिर ये बार-बार हम पे गिला आता था कि पीडीएम की हुकूमत जी मुश्तरका थी, हम बड़े मजबूर थे, हम फैसले नहीं कर सके। तो हमने कहा लें जी, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आप रखें और आप अपनी हुकूमत बनाएं, डिलीवर करें। हम आपको पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफ करेंगे, पॉलिसीज के ऊपर इत्तफाक करेंगे। और हमने पहली दफा बताया है कि पाकिस्तान के अंदर बगैर वजारतों ठीक के भी बैरिस्टर साहब, किसी के साथ बैठा जा सकता है। तो पहली बात, यही आखिरी ये बात बात तो के सच्ची है, सारे लोग तारीख खुदा काम के कायम लिए किया आपने। इस वक्त रियासत को देखें, अपनी मकबूलियत ना देखें, फैन क्लब ना बनाएं। इतनी मोहलत तो ना रियासत के पास है और ना सियासी लीडरों की उम्रें इतनी है कि इनके पास इतनी मोहलत है कि राइट ये बैरिस्टर महज साहब। मकबूलियत के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क है। राइट। ईश्वर जहरा साहिबा, अब से कुछ घंटों कबल रॉयटर्स का ये आर्टिकल है, कैन आईएमएफ सेव पाकिस्तान, क्या आईएमएफ पाकिस्तान को बचा सकता है? आपका इस पे क्या नजरिया है मैडम? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल खुल के कहूंगी, पाकिस्तान को हम ही बचा सकते हैं। हमसे मुराद हम पाकिस्तानी, हम पार्लियामेंटेरियन, हमारा 76 रुख उस सालों में तरफ तो नहीं जा बचाया रहा नहीं है। मैडम, अगर अब आप कैसे बचाएंगे हम मैडम? सुनिए सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं आपकी इजाजत से पीटीआई की कयादत से गुजारिश करूंगी कि आप खुदा के लिए उस रट को खत्म कीजिए कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। देखिए, निगोशिएशन हर चीज का, हर मसले का हल है। हम हर दौर से गुजरे हैं। आप बताइए, हमने कम अजाब सहे, लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा निगोशिएशन को अहमियत दी। इस वक्त जो बहुत बड़ा डेडलॉक आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, कितने ही स्ट्रांग बयान ये ले आए जाएं, वो नहीं हल होंगे जब तक कि तमाम लोग एक टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। मैं एमक्यूएम की जानिब से आपसे खुद दरख्वास्त करती हूँ कि सबको ये सारी चीजें अपनी जगह के, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जिंदगी मालूम है मुझे बहुत, और हमें आईएमएफ किस तरह से जकड़ती चली जा रही है, और हम उस फैसले तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम एक बयानियों की बंदरबाट में हम लगे हुए हैं। हमें जिसकी जो कमजोरी है वो समझनी चाहिए। जो गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसको गुफ्तगू के लिए बैठना अब चाहिए। जिसने ठीक। गैर जरूरी शराइत लगाई है, वो शराइत खत्म। इस वक्त पाकिस्तान के सालमियत का सवाल पैदा हो गया है। एक दफा हुआ था तो 71 का देखिए आप क्या हुआ। बहुत बड़ा सबक हमारे सामने मौजूद है। अब हर शख्स को, हर पार्लियामेंटेरियंस को, हर लीडर को सर झुका के ये फैसला कबूल करना चाहिए कि एक टेबल पे बैठे और मसाइल को हल करें। अवाम का कसूर इतना नहीं है, उसको इस अजाब से निकालना पड़ेगा हम लोगों को। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इस बात को। माशाल्लाह, यकीनन अगर हर सियासतदान अपनी जिम्मेदारी समझे मैडम, तो मेरी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल बहुत पहले हल हो चुके होते। अहमद अवैस साहब, अच्छी खबर आई, परवेज इलाही साहब को भी जमानत आज मिल गई। आपके लिए आजकल वैसे बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं,
लेकिन आप किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। ये मैं ना मानूं, ये अना, ये जिद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस नहीं बनेंगी अहमद साहब? देखिए, ये मैडम ने ये बात की, देखिए ये इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है और ये बात जो है एक गलत मफरूजे पर है। हमने ये कहा है कि हम किसी के साथ मिलके हुकूमत साजी में शामिल नहीं हो सकते। हमने बातचीत करने के लिए कहीं इनकार नहीं किया किसी के साथ। बड़ा किसी भी आप इनकार इशू के ऊपर मैं नहीं, बैठने को बहुत तैयार लोग हैं। गवाह हैं इस बात। कहीं भी हम कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल गलत बात है। भाई पहले भी जिस देखिए, वक्त बात हुई थी, हम तो आपके इत्तेहादी रहे हैं ना। पहले दिन जी से जी, ये मैं था कि मैं बात नहीं करूंगा। नहीं ये बात बात नहीं है ना, इत्तेहादी रहे हैं तो आप वो तो कहते हैं ना कि फ्रेंड फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, वो बात छोड़ दीजिए, देखिए, पुरानी की बात है। उसकी मैं उसकी तो बहस एक में हम तरफ नहीं से जाते। देखिए बात सुनिए, मैं तो एक तरफ हम से उसकी बहस दावत में नहीं दे जाते। रही हूँ कि वो खुदा वो के लिए वाकयात क्या थे बैठिए और कैसे हुए, बातचीत कीजिए। मैं आपकी बात कर रहा देखिए, हूँ मैं कि मैं दावत अब दे जब रही से हूँ देखिए कि बैठिए, देखो मेरी बातचीत बात, कीजिए। मुझे देखिए, बात करने दीजिएगा आप जरा किशोर मुझे बात साहब, करने। आई विल कम बैक टू यू। अहमद साहब कंप्लीट कर लें। मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त के हालात को सामने रखिए। अब जो सिचुएशन एमर्ज हुई है, हमने कहीं नहीं ये कहा, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम हुकूमत जरूर बनाएं, बन सकती है तो बना लें, लेकिन हम किसी के साथ हुकूमत साजी के काम में शरीक होने को तैयार नहीं है। ये हमने कहा है वाज़ेह तौर पे, ये कभी नहीं कहा। अब हमारे किसी बयानिए में किसी जगह के ऊपर किसी लीडरशिप के किसी लेवल से ऊपर ये बात नहीं हुई कि हम आपसे बातचीत ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या कलेक्टिवली या इंडिविजुअली बात करने को तैयार नहीं है। ये बात गलत है और हम कोई किसी भी इशू के ऊपर बात करने को तैयार हैं, ये कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, इस वक्त देखने की बात ये आप है कह रहे हैं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी जो और नून लीग से बात करने को तैयार है? कुछ कोई भी बात होगी, हम हुकूमत साजी के लिए नहीं बात करेंगे। वैसे उसके मुल्क अलावा की हम मुल्क की खातिर बात करेंगे, या मुल्क की खातिर मैं किसी और बड़ी बात की आपकी है। बात जी नहीं किश्वर कर साहब, रही, जी मैं जी। लीडर की बात कर रही हूँ। मैं खुद बहुत एहतराम करती हूँ, इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ सारे लीडर्स बैठे। वो लीडर जो इनकार इनका कर रहे लीडर हैं, तो मैडम आप जेल खुद में है ना, मानते अभी हैं। साथ कैसे बैठ पहले सकते जो हैं? वो तो असीरी में है सर मैडम। भाई जेल से ही जवाब आया है, ये जेल से ही जवाब आया है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। नहीं अहमद, नहीं ऐसे बात का नहीं आया। वो इस हुकूमत इस हवाले से हुकूमत साजी से इख्तलाफ किया इन्होंने मैडम, वो बात करने से या, इख्तलाफ नहीं कर रहे, मुल्क को कौम की खातिर बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, ये चीज़ मुझे बता दीजिए अहमद उवैस साहब, योर ओपिनियन, इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान, महंगाई का बड़ा तूफान कह रहे हैं आने को तैयार है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बात सुनिए, ना आईएमएफ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा सकती है, ना पाकिस्तान के कोई फॉरेन एड इसको बचा सकती है। ये मैडम ने बात अच्छी की कि ये हम पाकिस्तान की कौम जो है, लेकिन कौम के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द ओनली आंसर। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो हालात इस वक्त हैं, सेल्फलेसली डिस्पैशनेट होके अगर कमिटमेंट के साथ कोई काम करने को तैयार है, इसको लिक्विडेटिव बिजनेस ना समझे तो यहाँ से कमाई करके निकल जाना है, तो फिर मामला सुलझ सकते हैं। अगर उसी तरह से जो माजी में होता आया कि पैसे लिए और लेके यहाँ से पैसे बाहर भाग गए, तो फिर मामला नहीं सुलझेंगे और खराब हो जाएंगे। यहाँ पे तो कमिटमेंट के साथ कि यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना है, और ये हालात को सीधा करने के लिए अगर जान जाती है तो चली जाए। पाकिस्तान को बचाना है और इसको आमीन। हमने आप करना है, राइट तो फिर सर, मामला सुलझेंगे। ये इंशाल्लाह कमिटमेंट की जरूरत है, इस नए इंशाल्लाह माइंडसेट की जरूरत है। इंशाल्लाह असल बात ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, मुल्क में एक एहतजाज की लहर आने वाली है सर। बीएनपी मेंगल, पीटीआई, जीडीए, जेयूआईएफए, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, तहरीक लब्बैक, एएनपी, आपकी पार्टी भी बलूचिस्तान में नसीराबाद की एक सीट पर एहतजाज कर रही है। ये जो एहतजाज की लहर है, आपकी नज़र में सर ये कंट्रोल होनी चाहिए, इसको किस तरह देखते हैं आप? कितना ये सही है, नहीं है, आप बताइए सर। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद अगर जैसे रिजल्ट कबूल नहीं होते, उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। एक उसमें धांधली भी इशू हो सकता है और कई दफ़ा आपका ईगो भी इशू होता है कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हरवाया गया है। तो उसके लिए फिर एक ये बहाना होता है या एक तरीक़ाकार होता है कि आप कहते हैं कि अब मैं एहतजाज करूँगा। ये हर इलेक्शंस के बाद होता है, ये एक मौसमी बुखार है जो होता है और पैनाडोल से ठीक हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद ये आपको एहतजाज नज़र नहीं आते हैं। बड़ा सर ये यूरोपीय पैराडोल एहतजाज किसके रहा पास होती है, है। कौन खिलाता है, कितनी खानी होती है, दिन में किस किस वक्त खा सकते हैं सर?
मैं बताता हूँ। ये पैनाडोल अगर कोई 2013 में निकले पैरामीटर का नारा लेके और एम्पायर से कहे कि एम्पायर अपनी उंगली खड़े करे और धरने दे, तो फिर आपको पता है एम्पायर कौन है, वही डॉक्टर होता है। वो पैनाडोल किस एस्टेब्लिशमेंट के तरह पास है देता ये है वो पैनाडोल, आपको आप कह पता रहे हैं है। सर? जाहिर है उधर का इशारा होगा, तो 77 में उधर का इशारा था, तो एहतजाज कामयाब करवा लिया गया और मुज़ाकरात होने के बावजूद मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। और अगर उधर का इशारा ना हो तो हुकूमत मुद्दत पूरी कर जाती है। राइट बैरिस्टर और साहब, मैं समझता हूँ कि अब सियासतदानों को अब इन इशारों पे तिगनी का नाचना भी नहीं चाहिए। अब राइट सर, सियासतदानों को एक दूसरे के साथ डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 3 फुट की एक गैप पे सीट्स होती हैं। अब सदर और वजीर आजम को, अब वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक सर, मेरे ख्याल से ये रवैया जिसे बहुत अरूज दिया है पीटीआई ने, अब खुदा के लिए इस रस्म को तोड़े और मुल्क के अंदर एक दूसरे को दुश्मन ना बनाए। सियासी मुखालिफ राइट हो सर, सकते हैं, राइट सर। लेकिन उनके साथ भी गुफ्तगू कीश्वर की साहब, जा सकती है। आपका ओपिनियन एहतजाज की इस लहर के ऊपर हमेशा होता है, इस दफा भी होगा और यही पैनाडोल आएगी एस्टेब्लिशमेंट की, सब खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं उसका एहतजाज को तो मैं नहीं मुनासिब समझती। पहले ही इतनी इस वक्त उलझने हैं, गलत बजाय हो रहा इसको है। डालने के लिए मैंने जैसा आपने कहा कि मैं इस वक्त पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि कितने लोग, खामोश लोग उनके साथ खड़े हो गए। लोगों ने आपके हक में बात कर दी, यानी पूरी आदाद शुमार तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो एक रिजल्ट सामने नजर आए, आप उनका भी ख्याल कीजिए। जो आपको दावत दे रहे हैं उनका भी ख्याल कीजिए। देखिए, कम से कम हम बहैसियत महाजिर, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि राइट मैम, पाकिस्तान की सालमियत को, पीटीआई वालों को अपने लीडर को तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि अपने आप को वहां खड़ा कर लें। ऐसा नहीं, वो लीडर को ही करना होगा कि अगर वो उस वक्त लोगों को उठा के ना असेंबली से ले जाते तो असेंबलियां चलती रहती। ठीक मैडम, आप ये देखिए, सारे लोग चले रहे थे, अली मोहम्मद खड़े रह गए थे और वो बोले थे, ठीक मैडम, उन्होंने बात की थी, लोगों ने सुनी बात, लेकिन उन्होंने डेडलॉक बताइए किसने लगाया, क्यों लगाया? ठीक मैडम, ठीक मैडम, गॉट योर पॉइंट। अब आखिर में अहमद साहब, एक तो आपकी नज़र में ये एहतजाज शायद ज़रूरी नहीं है मौजूदा हालात को देखते हुए, लेकिन सर आज ये खबर भी आई कि पेशावर से तैमूर सलीम जफर झगड़ा को हराने वाले जो उम्मीदवार थे नून के, PK-79 जलाल खान, वो पाकिस्तानी नहीं है, गैर मुल्की है। तो क्यों कर रहे हैं आप एहतजाज अहमद साहब? देखिए जय, बात जहाँ तक एहतजाज की है, आप ये बात तो खुले तो पता लगे कि मैं खुद इस वक्त डील कर रहा हूँ कुछ केसेस को। डॉक्टर यास्मीन राशिद का आधी रात तक जो रिजल्ट आया, यानी टोटल 376 को पोलिंग स्टेशन थे, 334 के रिजल्ट में 99,000 वोट उसके थे और 78,000 वोट नवाज शरीफ के थे। ये टीवी की अनाउंसमेंट है और वो जीत रही थी। यहाँ बंद कर दिया, रोक दिया, फिर 4-5 घंटे रुका रहा, फिर सुबह जब एकदम अनाउंसमेंट हुई तो 179 वोट, जो 1,79,000 वोट जो थे वो नवाज शरीफ के, और 100 तो सर 9 फरवरी को आपके खिलाफ वोट पड़ गए, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? परेशान कहाँ हो गए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। वो 10% जो बाकी बचे थे, उन 10% में 1,04,000 वोट पड़ा नवाज शरीफ को और 9,000 वोट पड़ा उसको। ये किसी हिसाब से भी नहीं आते। मैं वो बात नहीं कर रहा कि ज्यादा वोट पड़ गए, मैं धांधली की इंतहा बता रहा हूँ आपको। We should get, मेरी नजर में सर, we should get used to it. I'm out of time. अहमद साहब, I'm out of time. Thank you so very much. और देखिए एक बात सुन लीजिए आप, जल्दी से सर। एक सेंटेंस सुन लीजिए जी सर। वो ये है कि ऐसे ही तो नहीं, मौलाना फजल रहमान ने जो कहा है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को वो कहते हैं कि ये साहब हमने ठीक किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर जो इलामिया जो है उसका 9 मई का उसको दफन कर देना चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद ओवैस एडवोकेट साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब एंड कीश्वर जहरा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। आप यकीनन, हम पूरा पाकिस्तान जानता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब
ताकतवर तरीन तबकों के बहुत करीब हैं और आपके पास बड़ी इतलात होती हैं। फयाज साहब, ये बताइए, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, सारी जमातें कोशिश कर रही हैं कि अपोजिशन में बैठें, जो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठ रहे हैं वो वजारतें नहीं ले रहे जरदारी साहब की तरह, तो लग यही रहा है कि मुआशी हालात इस कदर खतरनाक होंगे, आज रात पेट्रोल बढ़ने वाला है, कल गैस बढ़ने वाली है, मुआशी हालात इस कदर खतरनाक होंगे कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होगी, इसलिए सब कन्नी कतरा रहे हैं। आपके पास सर क्या इत्तलात हैं, क्या ओपिनियन है सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, आपके सामने है कि अब इलेक्शन तो हो गया है, 5 साल के लिए ये असम्बलियाँ तो मौजूद हैं। हुकूमतें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि बीच में एक दफ़ा चेंज होती है या 2 दफ़ा चेंज होती है या 3 दफ़ा चेंज होती हैं, लेकिन असम्बलियाँ मौजूद हैं। अब इन असम्बलियों के अंदर जो नंबर गेम्स है वो भी आपके सामने आ चुकी है। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को एक इंतहाई पॉजिटिव शख्सियत के तौर पे और एक पॉजिटिव सियासतदान के तौर पे और एक पॉजिटिव पार्टी के तौर पे बिहेव करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस हैं। अभी अगले 3 महीनों के अंदर आपने $30 बिलियन IMF को वापस करने हैं। आपने अगले 1 महीने के अंदर अंदर IMF के साथ अपने माहिदे को जनाब रिन्यू करना है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट का जो आपका माहिदा है। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पाँव पे खड़ा करना है। इन हालात के अंदर अगर किसी आपाधापी मारा मारी छीना छपटी ताइफल मलूकी अनरेस्ट की और एक दूसरे की टांगे खींचने और सड़कों के ऊपर दंगा फसाद की अगर कोई पॉलिटिक्स शुरू करेगा तो वो बुनियादी तौर पे मुल्क का भी दुश्मन होगा, रियासत का भी दुश्मन होगा और पाकिस्तान की आवाम का भी। तो सूरत हाल आपके सामने है। जरदारी साहब ने अच्छी मूव की है, नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छी मूव की है, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बहुत ही अच्छी मूव की है। उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, जमहूरी तौर पर हर एक का राइट है। तो मेरी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता बी पॉजिटिव। अब आप भी एक प्योर मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर के तौर पे चीजों को बिहेव करें। ये मारा मारी छीना छपटी अब छोड़ दें। और जो एहतजाज की लहर आ रही है फयाज साहब, बहुत सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कोयटा, सिंध, KPK सर। और ये हर इलेक्शन के बाद जनाब हल्की फुल्की ठक ठुक जो है ना वो लगी रहती है ना, नथिंग ये टू कोई वरी नई अबाउट। बात नहीं है। देखें, ये पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, अब तो अमेरिका जैसे सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ये रवायत चल पड़ी है कि इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल जैसा जनाब आपका वकूआ हो जाता है, आपकी पार्लियामेंट के ऊपर, अमेरिकन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है। ये अब सारी चीजें ये आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में होता है ये हल्का फुल्का। अब ये बताइए फयाज साहब, क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, ऐसा आप समझते हैं? देखिए, बात पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि जो लोग मफरूर हैं, जिन लोगों ने GHQ पे हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों ने जिना हाउस पे इलेक्शन हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने ISI के दफातर पे हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने मियाँ वाली एयर बेस पे JF थंडर त्यारे को आग लगाने की कोशिश की उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का भी फेलियर है, ये पाकिस्तान की इंटरनल रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है उसका भी फेलियर है। अमेरिका के अंदर तो जनाब जनवरी 2021 में पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है, अगले 1 हफ्ते के अंदर 1150 लोगों पे FIR काटते हैं और 3 महीने के अंदर 850 पौने 900 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद की सजा दे देते हैं। ये होता है रूल ऑफ लॉ। वहां पे सिर्फ एक वाकया हुआ था, यहाँ पे तो 400-450 वाकयात हुए और इतने सवियर हुए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन सारे मौज कर रहे हैं। लेकिन अब PTI की दोस्ती का मौसम आ गया है फयाज साहब, कह रहे हैं सर PTI से अब जल्दी दोस्ती हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की, अब क्योंकि साथ काम करेंगे, KPK में तो हो ही जाएंगे ताल्लुकात बेहतर। नहीं, ऐसी चीज नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया है। अभी तो मौसम आ गया है सजाओं का। अच्छा, अब जो जितनी 9 मई के वाकयात और 9 मई से पहले के और 9 मई के बाद के, अब उनकी जनाब फैसले होना शुरू होने हैं। वो तो कह रहे हैं सर अली अमीन गंडापुर जंग लड़ेंगे। और सर खुदा का वास्ता, अभी आज की खबर ये है कि लाहौर में की कोर्ट ने फैसला दिया है, तमाम की जायदादें कर्क हो गई हैं आज। ठीक है जी, परवेज इलाही को जमानत मिल गई सर, परवेज इलाही को जमानत भी मिली है। परवेज इलाही साहब को जमानत मिली होगी, मियां असलम इकबाल, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, यास्मीन राशिद
आपके हसन सर ये न्याजी, जायदादें इस साथ डार साहब की भी कर्क हुई थी, वापस मिल गई थी। मुझे ये बताइए कहाँ वो जा उस वक्त वापस सर टाइम कम है। लेकिन अब तो फयाज हाँ जी। साहब जरूरी सवाल। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि चौथी बार वजीर आजम बनूं, सदर जरदारी की भी ख्वाहिश थी कि दूसरी बार सदर मुमलिकत बनूं, नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दे दी। खबरें कुछ गर्दिश ये भी कर रहे हैं कि जरदारी साहब भी कुर्बानी देने के मूड में, वो सदर नहीं बनेंगे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सर? देखिए, जरदारी साहब के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो सदर बने तो तब भी कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आईनी ओहदे मांगे हैं। स्पीकर असेंबली उन्होंने मांग लिया, चेयरमैन सेनेट उन्होंने मांग लिया, दो जनाब सूबों के गवर्नर उन्होंने मांग लिए। तो अच्छी मूव कर रहे हैं वो। नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छी मूव की कि उन्होंने कहा चलो यार मैं नहीं बनता। देखा ना, ये फर्क है। मैं नवाज शरीफ साहब का अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में नाक़िद रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने जिद नहीं लगाई कि यार नहीं मैं हर हाल की वजीर आजम बनना है। राइट सर। जैसे हमारे पानी चेयरमैन ने जिद लगा ली थी कि तहरीक अदम एतमाद आई, यार बी इजी आई है तो चलो। फयाज साहब आउट ऑफ टाइम हाँ। सर, आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फयाज हसन चौहान साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। आखिर में यकीनन आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि पूरी जिंदगी आप नाकिद थे नवाज शरीफ के, लेकिन आज उन्हें आप खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अब देखना है कि जरदारी साहब भी कोई ऐसा बड़ा फैसला करेंगे या नहीं, अपने किसी फैमिली मेंबर को सदर बना दें और खुद सदर ना बने, अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें। प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।